लिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे पहले हमें हमारी जो नौकर होने की मानसिकता है उसको बदलना होगा। हमारी जो गुलाम मानसिकता की एक परंपरा पहाड़ में बन गई है उसको बदलना होगा। उसको बदल के हम इस दिशा में उद्यमिता परक रोजगारों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक बात ये, दूसरी बात ये, कृषि हमारे इन पहाड़ों का प्राचीन काल से ही पहाड़ों में रहने वाले लोगों के जीवन का आधार रहा है कृषि। यद्यपि कृषि इन पहाड़ों के लिए कभी भी लाभकारी रोजगार नहीं बन सका, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने कृषि को ही अपना मुख्य व्यवसाय माना है। इसलिए कृषि की अवहेलना करके या कृषि को दरकिनार करके यहाँ की आमदनी और यहाँ के रोजगार को बढ़ाने के लिए बनाया गया कोई भी मॉडल पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। कृषि यहाँ के जीवन का आधार है, इसलिए हमें कृषि को छोड़कर नहीं, कृषि को साथ लेकर ही चलना होगा और कृषि के इर्द गिर्द ही हमें अपनी सारी उद्यमिता को केंद्रित करना होगा। ये ध्यान देने की बात है हमारे नियोजकों के लिए भी, और हमारे जो ये आइकन कहा है सीईओ साहब ने, ये आइकन जो हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, इनको भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान दें। दूसरी बात, हमारा पारंपरिक व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन को आज हम उद्यमिता के रूप में एक उद्यमिता परक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। उससे बहुत बड़ी आमदनी हम प्राप्त कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे बहुत सारे उद्यमियों ने कहा। लेकिन ये हमारे जीवन का आधार था अति प्राचीन काल से, ये हमारे जीवन के सहवर्ती थे और ये हमारे परिवार के सदस्य के रूप में ये कुछ पशु हमारे उसके अंग थे। उनमें एक भैंस, एक गाय और 2 बैल, ये बिल्कुल परिवार के सदस्यों की तरह हमारे सहवर्ती प्राचीन काल से रहे हैं। भैंस के दूध और घी से आजीविका का संवर्धन होता था, आर्थिकी का संवर्धन होता था। गाय के दूध से परिवार का पोषण होता था और बैलों की उपयोगिता हल जोतने में होती थी। इन सब के गोबर से जो अपनी जैविक खाद है, पारंपरिक खाद है, वो खेतों के लिए उपलब्ध होती थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में गोमूत्र से वो प्रसंस्करित करके, उसका प्रसंस्करण करके एक स्वास्थ्यप्रद और औषधीय पेय भी प्राप्त किया जा रहा है। उसकी एक प्रक्रिया है और उससे बहुत अच्छा मूल्य मिलने वाला। आजकल जैविक खाद की बात हो रही और जैविक कृषि के सभी उपकरणों और सभी बातों की बात हो रही, तो कीटनाशकों का जो रासायनिक कीटनाशक हैं उनके प्रयोग को वर्जित करके गोमूत्र से जैविक कीटनाशकों का भी निर्माण किया जा रहा। तो इन सारी बातों से जो हमारे पशु हैं उनसे हमारी आर्थिकी का संवर्धन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ये हमें ध्यान देने की बात है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे कुछ पारंपरिक कुटीर उद्योग थे। उन कुटीर उद्योगों के द्वारा हमारे समाज के एक बहुत बड़े वर्ग का आर्थिक पोषण होता था, उनकी आजीविका चलती थी। उन कुटीर उद्योगों, ये सारे कुटीर उद्योग लुप्त प्राय हैं, लुप्त हो गए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई ये देख के कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो रेंगाल का कारोबार कुटीर उद्योगों के रूप में होता था, एक उद्यमी यहाँ पे कोई बहुत अच्छा की सामग्री रेंगाल की बना के लाए हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं। इसके माने ये हुई है कि पूरी तरह ये व्यवसाय मरा नहीं है, लेकिन 80% ये मर चुका है, लुप्त हो गया है। इस ऐसे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। ये परंपरागत रूप में हमारे जीवन के, हमारी आजीविका के आधार बनेंगे और ये हमारे स्वभाव में है। इनके कारण हम खेती से भी जुड़े रहेंगे, अपनी इस माटी से भी जुड़े रहेंगे और अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकेंगे। हमारी कृषि, मैंने कहा कि कभी लाभकारी व्यवसाय नहीं रहा। आजकल सरकार ने, हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, उन्होंने समन्वित कृषि प्रणाली को एक मॉडल के रूप में विकसित किया है। अलग अलग रूप में हमारे सारे उद्यमी उन कार्यों को अपना रहे हैं,
लेकिन कृषि को आधार बना करके वो सारे व्यवसाय, उसमें फसलोत्पादन है, उसमें उद्यान का व्यवसाय है, उसमें कृषि वानिकी उसके अंदर है, पशुपालन उसके अंदर है, भेड़ बकरी पालन उसके अंदर है, कुक्कुट पालन है, मोन फार्मिंग मधुमक्खी पालन है। तो ये सारे एक संच है उद्योगों का, लेकिन उसका मूल आधार खेती है जो हमें अपनी माटी से जोड़ा रहेगा और ये सारी चीजें हमें आमदनी देंगी। तो एक सरकारी आकलन के अनुसार इन सारे व्यवसायों को, इस पूरे संच को लेकर अगर हम चलते हैं तो एक औसत परिवार की, जिसके पास एक औसत भूमि का वो है, भूधारक है वो, तो औसत परिवार की 4 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आमदनी, यानी 33,000 से कुछ अधिक मासिक आमदनी उससे प्राप्त होती है उस समन्वित कृषि प्रणाली से। तो उसको अपना करके हम बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इतनी आमदनी इन अपने ग्रामीण परिवेश में अपने घर में रह करके ये अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए पर्याप्त है। तो वो समन्वित कृषि प्रणाली जो है सरकार उसको प्रमोट कर रही है, तो उसको लेकर के हमें चलना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसका प्रचलन करना है। वो हमारी कृषि को भी एक लाभकारी व्यवसाय बनाएगा, वो समन्वित कृषि प्रणाली, और हमारा पलायन भी रुकेगा। हम अच्छी तरह अपने गांव को सरसब्ज कर सकेंगे। ये बहुत सारी बातें ध्यान देने की है। बाकी उद्यमिता परक बातों के बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया। बहुत सारे संगठन हैं, जैसे मुझे कहा कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आता हूं, तो संघ इस प्रकार के प्रयास करता है। ये मेरू पहाड़ फाउंडेशन जिन कार्यों को कर रहा वही कार्य संघ भी कर रहा है। संघ के अंदर एक गतिविधि है, उस गतिविधि का एक आयाम है ग्राम्य विकास। उस ग्राम्य विकास के अंतर्गत गांवों में यही कार्य किया जाता है। गांवों की आजीविका को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। गांवों में शिक्षा संस्कार का काम किया जाता है। वो शिक्षा संस्कार के माध्यम से भी इन गांव स्वरोजगार को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। ये सारा काम इस माध्यम से होता है। इसका एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उपक्रम है, उसका नाम है राष्ट्रीय सेवा भारती। तो सेवा भारती के सेवा कार्यों का विस्तार भी आंचलिक सुदूर गांवों तक हो गया है, और उसके माध्यम से उनके सेवा कार्यों में भी यही सब कुछ किया जाता है जो हमारे आज के इसका विषय। तो ये सारी बातें जो हैं इनको लेकर इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा न कह करके आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये जो हमारी विशाल मातृशक्ति यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद की उमड़ी है, ये इस मातृशक्ति ने हमारे इस कार्यक्रम को विशेष रूप से गरिमा प्रदान की है। इस मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी युवा शक्ति जो उद्यमी, विभिन्न प्रकार के उद्यमियों के रूप में यहाँ पे है, उनसे भी हमें बहुत आशाएं हैं। वो हमारे लिए एक टॉर्च बियरर के रूप में काम करेंगे और हमारा काम आगे बढ़ेगा। एक बार पुनः मैं दिल्ली के इस मेरू पहाड़ फाउंडेशन का कोटि कोटिशः धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इस प्रकार के कार्यों का आयोजन सतत होता रहेगा। ये कार्यक्रम यहाँ पर पहला है लेकिन अंतिम नहीं है। इतना कह करके मैं अपनी बात समाप्त। आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।